मूवी का स्टार्ट 358 BC से होता है, जहां नॉर्दर्न ग्रीस के एक कोस्ट पर आयोलॉस, जो कि हरक्यूलिस का नेफ्यू है, उसे कैद करके रखा हुआ है। आयोलॉस उनको हरक्यूलिस की बहादुरी की दास्तानें सुनाते हुए कहता है कि कई साल पहले एथेंस में एक लड़का पैदा हुआ जिसके डैड द गॉड ऑफ द गॉड्स ज़्यूस थे, मगर उसकी मॉम अल्केमीनी एक आम इंसान थी। ज़्यूस की वाइफ हेरा को उस बच्चे से नफरत थी और वो उसको मार देना चाहती थी। अल्केमीनी ने उसका नाम हरक्यूलिस रखा। हरक्यूलिस आधा गॉड और आधा इंसान यानी कि एक डेमी गॉड था। अपने मैनहुड में जाने के बाद उसको 12 टास्क्स पूरे करने का कहा गया, जिनसे अगर वो जिंदा वापस आ गया तो हेरा उसको एक्सेप्ट कर लेगी। हरक्यूलिस ने लर्नियन हाइड्रा के साथ लड़ाई की, फिर एरमेंथियन बॉर को भी हरा दिया और उसका सबसे मुश्किल टास्क नेमेयन लायन था। उस लायन की स्किन इतनी मजबूत थी कि कोई हथियार उसको पार नहीं कर सकता था, मगर हरक्यूलिस ने उस लायन को भी मार दिया। वो लोग आयोलॉस की इस बात को सिर्फ एक कहानी समझ रहे थे। आखिरकार हरक्यूलिस के 12 टास्क सिर्फ एक लेजेंड ही है जो लोगों का दिल बहलाने के लिए सुनाया जाता है। इसी दौरान पीछे से हरक्यूलिस वहां आ जाता है और सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो हरक्यूलिस की पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मगर हरक्यूलिस एक ही बार में 5 आदमियों को मार गिराता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथी भी अंधेरे में से निकल आते हैं और उन सबको मार देते हैं। वो सब आयोलॉस को बचा लेते हैं और अपना इनाम हासिल कर लेते हैं। हरक्यूलिस एक मर्सिनरी था। मर्सिनरी एक ऐसा सोल्जर होता है जो पैसों के लिए किसी और की आर्मी का हिस्सा बन जाता है। अगर हरक्यूलिस गॉड का बेटा था तो उसको पैसों की खातिर ऐसे काम क्यों करना पड़ रहा था? मूवी में ये बात क्लियर नहीं की गई कि वो वाकई डेमी गॉड था या फिर ये बस एक लेजेंड ही है जो आयोलॉस लोगों को सुनाता था ताकि लोग गॉड का नाम सुन के हरक्यूलिस से वैसे ही डर जाएं। उसके साथ उसकी एक टीम थी जिसमें अम्फियारोस ऑफ आर्गोस, जो कि किसी हद तक फ्यूचर देख सकता है और स्पेयर चलाता है, ऑटोलिकस ऑफ स्पार्टा जो नाइफ से लड़ता है, एटलांटा ऑफ सिंथिया जो कि अमेज़न की एक आर्चर है, थाइडियस ऑफ थीब्स जो कि एक ऐसा बच्चा था जो जंग के दौरान पैदा हुआ था और इंसान कम जानवर ज्यादा था, और हरक्यूलिस का नेफ्यू आयोलॉस ऑफ एथेंस शामिल थे। ये सब लोग हरक्यूलिस की किसी न किसी टास्क के दौरान उसको मिले और वो उनकी एक टीम बनाता गया। आयोलॉस को बचाने के बाद वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि वहाँ प्रिंसेस अर्जीनिया आ जाती है जो कि थीब्स के किंग कॉटिस की बेटी है। अर्जीनिया उनको उनके वजन के मुताबिक गोल्ड देने का वादा करके थ्रेस की मदद करने के लिए राजी कर लेती है। वो कहती है उसके डैड रीसिस नामी एक शख्स से लड़ रहे हैं जो कि थ्रेस को तबाह बर्बाद कर चुका है, तो अब थ्रेस को एक मौजे की जरूरत है और वो मौजा हरक्यूलिस था। वो दोनों थ्रेस पहुंच जाते हैं जहां पैलेस के सामने उन्हें हेरा का स्टैच्यू नजर आता है। जनरल सिटाइकल्स लॉर्ड कॉटिस को हरक्यूलिस के आने की खबर देने जाता है और इतने में अर्जीनिया का बेटा एरियस वहां आ जाता है जो हरक्यूलिस का बहुत बड़ा फैन था और उसको भी हरक्यूलिस के तमाम लेबर्स याद थे, मगर अर्जीनिया उससे वहां से ले जाती है और इन सब से दूर रहने का कहती है। हरक्यूलिस लॉर्ड कॉटिस के पास जाने लगता है कि उसे 3 साल पहले का फ्लैशबैक आता है। उस फ्लैशबैक में हरक्यूलिस एथेंस के पैलेस में जा रहा था और किंग यूरिस्थियस उसका स्वागत करता है जो उससे पूछते हैं कि उसने हाइड्रा से एथेंस को बचा लिया कि नहीं, और हरक्यूलिस उसको हाइड्रा मॉन्स्टर का सर पेश करता है। वो अपनी बीवी और 3 बच्चों से मिलता है और बहुत खुश होता है। फिर एथेंस के सब लोग हरक्यूलिस का नाम पुकार रहे होते हैं और उसको अपना हीरो समझते हैं। इसके बाद उसे याद आता है कि कैसे किंग यूरिस्थियस उसको एथेंस से जाने का कहता है क्योंकि हरक्यूलिस के हाथ अपनी बीवी और बच्चों के खून से रंगे होते हैं। ये बात आज भी हरक्यूलिस को खाती है कि उसने अपनी फैमिली को कैसे मर्डर कर दिया क्योंकि उसे कुछ याद नहीं था। फ्लैशबैक खत्म होता है और हरक्यूलिस अपनी टीम के साथ लॉर्ड कॉटिस के सामने खड़ा होता है। वो सबको लॉर्ड से इंट्रोड्यूस करवाता है और कॉटिस उनको अपने और रीसिस की जंग के बारे में बताता है। वो बताता है कि कैसे रीसिस ने सारे शहर जला दिए और अब उनके पास सोल्जर्स के बजाय सिर्फ फार्मर्स हैं जिनको वो सोल्जर बना सकते हैं। कॉटिस और अर्जीनिया हरक्यूलिस को राजी करने की कोशिश करते हैं जिस पर वो मान जाता है, मगर पेमेंट डबल करवा लेता है। रात के वक्त वो सब पैलेस के बाहर खड़े सोच रहे होते हैं कि फार्मर्स को ट्रेन करके सोल्जर्स कैसे बनाएंगे, तो वहाँ एरियस आ जाता है। हरक्यूलिस उसको उसकी मॉम के पास छोड़ने जाता है और वहाँ उसको पता लगता है कि अर्जीनिया एक डॉक्टर भी है। जंग में काफी फिजिशियंस के मारे जाने के बाद अर्जीनिया ने भी ये काम सीख लिया ताकि
वो मदद कर सके। सुबह होते ही हरक्यूलिस और उसकी टीम थ्रेस के लोगों को लड़ाई के उसूल बताने लगते हैं। वो उनको शील्ड वॉल बनाना सिखाते हैं, मगर वो इतने अच्छे फाइटर्स नहीं होते। जाहिर है 1-2 दिन में किसान से सिपाही तो नहीं बना जा सकता, पर ये बात शायद लॉर्ड कॉर्टिस नहीं समझ पाए थे। क्यों? अभी पता लगता है। लॉर्ड कॉर्टिस का स्काउट फिनियस, जो उनको खबरें लाकर देता था कि दुश्मन की फोर्सेस अब कहाँ हैं और क्या प्लान कर रहे हैं, वो बताता है। कॉर्टिस कहता है कि अगर वो बेसीलैंड्स पर हमला कर देगा तो अगला नंबर हमारा है, और क्योंकि बेसीलैंड्स एक कदीम इलाका है तो हमें उनकी मदद करनी होगी। हरक्यूलिस कहता है कि उनकी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, मगर लॉर्ड कॉर्टिस उसकी बात नहीं सुनता और वो बेसीलैंड्स जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वो देखते हैं कि वहाँ पहले ही नीजों पर सर लगे होते हैं, यानी कि वो लेट हो गए थे। पास जाकर देखते हैं कि ये लाशें तो तकरीबन हफ्ता पुरानी थी, मगर कुछ उसमें फ्रेश भी थी। जब वो उन फ्रेश लाशों के पास जाते हैं तो वो लाशें नहीं बल्कि सिपाही होते हैं, और ये सब एक जाल था उन सब को बेसी आइलैंड लाने के लिए। वो फौरन शील्ड वॉल बनाते हैं और लॉर्ड कॉर्टिस और आयोलॉस वॉल के अंदर चले जाते हैं। आयोलॉस एक स्टोरी टेलर था, वो कैसे लड़ सकता था? कॉर्टिस कहता है कि रीसस ने अपनी पावर की मदद से बेसी के लोगों के दिमागों के साथ खिलवाड़ करके उन्हें उनके अगेंस्ट कर दिया है। लड़ाई शुरू होती है और काफी लोग मर जाते हैं। रीसस की सारी आर्मी को हरक्यूलिस और उसकी टीम निमट लेती है, मगर उसके साथ साथ उनकी भी आधी आर्मी मारी जाती है। इतने में वहाँ फिजिशियंस भी आ जाते हैं जो जख्मियों को मरहम पट्टी करते हैं। ये सब वहाँ ही पड़ाव डाल देते हैं। रात में अर्जीनिया हरक्यूलिस को दवा देने आती है तो हरक्यूलिस उससे एरियस और उसके डैड का पूछता है, जिस पर अर्जीनिया कहती है कि एरियस के पैदा होने से पहले उसके डैड की डेथ हो चुकी थी। अर्जीनिया उससे एथेंस का पूछती है तो हरक्यूलिस उसकी बात का जवाब देने के बजाय उसे वहाँ से जाने को कहता है। फिर उसको याद आता है कि 3 साल पहले उसके हाथ अपने खानदान के खून से रंगे हुए थे और उसके सामने उनकी लाशें पड़ी थी, जिसके बाद उसको एथेंस से निकाल दिया गया। सब ये बात जानते थे कि हरक्यूलिस के हाथों पर उसके खानदान का खून है, मगर क्या ये बात सच है या ये भी सिर्फ एक लेजेंड ही है? ये जानने के लिए आगे सुनते रहें। हरक्यूलिस एकदम से उठ जाता है और उसको बाहर से बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। वो उन आवाजों का पीछा करता हुआ जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ लाशों का अंबार लगा हुआ था, और उन लाशों के ढेर के बीच में उसको अपनी बीवी और बच्चों की लाश भी दिखती है, जिसको एक 3 मुंह वाला बड़ा वुल्फ सेरेब्रस खा रहा होता है। वो उस वुल्फ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अम्फियरस आ जाता है और देखता है कि वहाँ कोई वुल्फ नहीं बल्कि सब हरक्यूलिस का ख्वाब था। वो कहता है कि ये वर्ल्ड हरक्यूलिस के ख्यालों से तब ही जाएगा जब वो अपना 12th टास्क पूरा कर लेगा, जो था सेरेब्रस से लड़ना। ऑटोलिकस, एटलांटा, आयोलॉस और टाइडियस कैंप में बैठे होते हैं कि अर्जीनिया उनके पास जाती है और पूछती है कि क्या वाकई हरक्यूलिस ने अपनी फैमिली का कत्ल किया था, मगर कोई सीधा जवाब नहीं देता। क्यों? इस सच्चाई से वो सब भी वाकिफ नहीं थे। हरक्यूलिस आर्मी को हर चीज में ट्रेन कर देता है, आर्चरी में, शील्ड वॉल बनाने में, स्पेयर चलाने में, और उन सबको लेदर के आर्मर्स भी दे देता है। फिनियस फिर आकर खबर देता है कि रीसस की आर्मी ने माउंट एस्टिकस पर कैंप लगाया हुआ है। वो जंगल की तरफ से माउंट एस्टिकस की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर वो सामने से गए तो आसानी से मारे जा सकते थे। वो वहाँ पहुँचते ही हैं कि हिल के ऊपर से घोड़े पर बैठा एक सिपाही हॉर्न बजाता है और रीसस की पूरी आर्मी वहाँ पहुँच जाती है, जैसे उन्हीं का इंतजार कर रही हो। रीसस और उसका एक सिपाही आगे आते हैं और लॉर्ड कॉर्टिस को सरेंडर करने का कहते हैं, मगर वो नहीं मानते। हेलमेट उतारने पर पता लगता है कि दूसरा सिपाही फिनियस ही था, जो कि उनके साथ गद्दारी कर रहा था। जंग शुरू हो जाती है और पहाड़ की तरफ से सिपाही निकल आते हैं, जो कि बो और एरो की मदद से लड़ रहे होते हैं। कॉर्टिस की आर्मी इतनी मजबूत थी कि बीच जंग में रीसस की आर्मी भाग जाती है, मगर रीसस एक स्पेयर पकड़ के हरक्यूलिस की तरफ बढ़ने लगता है और हरक्यूलिस उसके घोड़े को उल्टा देता है। फिर वो रीसस और उसकी आर्मी को बांदी बनाकर ले जाते हैं। कॉर्टिस के लोग उन पर पत्थर फेंकते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं कि हरक्यूलिस उन सब को रोक देता है। तब रीसस बताता है कि हरक्यूलिस ने कॉर्टिस की साइड लेकर गलत किया, क्योंकि ये वॉर कॉर्टिस ने शुरू की थी। हरक्यूलिस हैरान हो जाता है, मगर सेलिब्रेशन के वक्त भी वो देखता है अर्जीनिया की नजरों में उसके लिए अजीब सी हमदर्दी है। उसके टीममेट्स उसको मना करते हैं, मगर फिर भी वो जाकर अर्जीनिया से पूछता है, जिस पर वो बताती है कि कॉर्टिस ने उसके शौहर को भी मार दिया और अब धमकी दी थी कि उसके बेटे एरियस को भी मार देगा, इसलिए उसे ये सब करना पड़ा। वो
हरक्यूलिस से कहती है कि वो एरियस को कहीं दूर ले जाए, मगर पीछे से जनरल सिटैकल्स हरक्यूलिस को बुला लेता है। हरक्यूलिस कॉर्टिस को कन्फ्रंट करता है कि उसने उसे धोखे में रखा, जिस पर कॉर्टिस कहता है कि तुम मेरा कैरेक्टर कैसे जज कर सकते हो, तुमने तो खुद अपनी फैमिली को कत्ल कर दिया। जिसको सुनकर हरक्यूलिस गुस्से में आ जाता है, मगर ऑटोकुलस उसे रोक लेता है। कॉर्टिस उसे गोल्ड देकर वहाँ से जाने का कहता है। पैलेस से बाहर निकलते ही हरक्यूलिस की नजर जब थ्रेस के लोगों पर पड़ती है, जो अपने गोल्ड का बैग फेंक देता है कि वो कहीं नहीं जाएगा। ऑटोकुलस के अलावा सब उसके साथ रुक जाते हैं, मगर ऑटोकुलस सब बैग्स उठाकर वहाँ से चला जाता है। बाकी टीम पैलेस के अंदर एंटर होती है, मगर गार्ड्स उनसे ज्यादा नंबर में होते हैं, जिसकी वजह से वो लड़ नहीं पाते। कॉर्टिस एर्जीनिया और एरियस को भी पकड़ कर ले आता है कि एर्जीनिया ने उसके साथ गद्दारी की थी और वो सबको हथियार डालने का कहता है। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो वो एरियस को मार देगा। एरियस चीख रहा होता है क्योंकि सिपाही ने उसको बालों से पकड़कर उठाया हुआ था। सिटैकल्स हरक्यूलिस के सर पर वार कर देता है। वो आंखें खोलता है तो वो एक जेल में होता है। उसको चेन्स के साथ बांधा होता है और बाकी सबको साथ वाली जेल के अंदर बंद किया हुआ था। वहाँ किंग यूरिस्थियस भी मौजूद होता है, जिसने अब कॉर्टिस के साथ अलायंस बना ली थी। वो वहाँ सेरेब्रस को भी लेकर आता है, जिसको देखकर हरक्यूलिस को वही रात याद आ जाती है। वो कहता है कि ये सिर्फ उसके दिमाग में है और वो एक नहीं बल्कि 3 वुल्व्स हैं। वो यूरिस्थियस से कहता है कि उस रात ये वुल्व्स वहाँ मौजूद थे। तुमने मुझे ड्रग्स दिए जिससे मैं बेहोश हो गया और फिर ये वुल्व्स वहाँ आ गए। जिस पर यूरिस्थियस कहता है कि हाँ, मेरे आदमियों ने बताया कैसे तुम्हारे बीवी और बच्चे चीख रहे थे जब ये वुल्व्स उन्हें नोच कर खा रहे थे। ये सुनकर हरक्यूलिस का खून उबलने लगा। कॉर्टिस एर्जीनिया को जेल से निकालकर गिलोटीन पर ले आता है, जहाँ वो उसका सर धड़ से अलग कर सके। वो चीखती है, चिल्लाती है, मगर वो उसकी एक नहीं सुनता। वो पत्थर दिल इंसान ताकत की नशे में इंसानी रिश्ते तक भूल जाता है। वहाँ अम्फिरियस हरक्यूलिस को जोश दिलाने की कोशिश करता है कि आज वो प्रूव कर दे कि वो सब सिर्फ कहानियाँ हैं या फिर असल में भी हरक्यूलिस वैसा ही है। जिनको सुन के हरक्यूलिस जोर से अपनी जंजीरें खींचता है और उनको तोड़कर एर्जीनिया को बचा लेता है। किंग वुल्व्स को हरक्यूलिस पर छोड़ देता है, मगर वो उन वुल्व्स को भी अपने हाथों से मार देता है और फिर वहाँ से रिसस और अपनी टीम को निकालकर यूरिस्थियस और कॉर्टिस के पीछे जाता है। यूरिस्थियस उससे माफी की भीख मांगता है, मगर वो अपने खानदान का खून कभी माफ नहीं कर सकता और उससे कहता है कि अब वो ऊपर जाकर उसकी फैमिली से ही माफी मांगे और उसको मार देता है। बाहर कॉर्टिस अपने सिपाहियों को कहता है कि हरक्यूलिस पर हमला करें और जो नहीं करेगा वो उसको मार देगा। कि अचानक ऑटोकुलस आ जाता है और आर्चर्स पर अपनी नाइफ से हमला कर देता है, जिसके बाद एक जंग छिड़ जाती है। एरियस भागकर अपनी मॉम के पास जा रहा होता है और टाइडियस उसके सामने आकर उसको तीरों से बचाता है, जिस वजह से उसको तीर लग जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। वो आग की मशालें गिरा देते हैं, जिसकी वजह से आग लग जाती है, मगर सिपाही फिर भी उनके पीछे आ रहे होते हैं। आखिर वो एक बड़ी मशाल गिराते हैं, जिसकी वजह से काफी सिपाही झुलस कर मर जाते हैं। कॉर्टिस फिर भी पीछे नहीं हटता और सिपाहियों से कहता है कि वो आग में से गुजर कर जाएं और साथ चीख रहा होता है, हरक्यूलिस की फैमिली मरना ही डिजर्व करती थी। अब ये उसने दुख तीरक पर हाथ रख दिया था और गुस्से में आग बगूला हरक्यूलिस हेरा का स्टैचू गिरा देता है, जिसके नीचे आकर काफी सिपाही और कॉर्टिस भी मर जाते हैं। जो सिपाही बच जाते हैं वो हरक्यूलिस के आगे घुटने टेक देते हैं और सब उसका नाम पुकारने लगते हैं। जरूरी नहीं है कि हीरो बनने के लिए आपका डेमीगॉड होना लाजिम है, सिर्फ खुद पर यकीन करके भी आप हीरो बन सकते हो। और इस तरह मूवी खत्म हो जाती है।